नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सोनू सर वाली क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे छठवीं क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1 है। इस अध्याय में हम देखेंगे भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के, पहला टॉपिक हमारा होगा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। दूसरा टॉपिक हमारा होगा खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। हमारा तीसरा टॉपिक होगा भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद। और हमारा चौथा जो टॉपिक होगा वह होगा जंतु क्या खाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय की ओर। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। यह सत्य है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार हम लेते हैं। तो दोस्तों आप यह पता लगा सकते हैं, अपने दोस्तों से पता लगा सकते हैं कि क्या आज आपने घर में जो खाया था वह एक ही प्रकार के आहार है या अलग समय में आप अलग अलग जो आहार लेते हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आगे जानेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान देते हैं इस पर, विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में। इसमें क्रियाकलाप देखेंगे। विद्यालय में आपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और अपनी नोटबुक में 1.1 की तरह जैसे आपको हम दिखाते हैं, 1.1 में आपको यह दर्शाया गया है। इसी प्रकार अपनी नोटबुक में आप उस जानकारी को इकट्ठा करिए और आप पदार्थों की जानकारी को एक सूचीबद्ध करिए अपने नोटबुक में, अपने दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ। तो यहाँ आप नोटबुक में इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनके नाम और पूरे दिन में वे क्या खाते हैं। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने के ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है। दोस्तों ये आप सोच सकते हैं कि जो भोजन में आप अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं वह किस किस चीज़ से बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या 2 संगठकों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने में जो जो हमें पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संगठक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं क्रियाकलाप 2 में कि हमें किस प्रकार किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर में चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को भी इस सूची में आप जोड़ सकते हैं। चलिए तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनके कच्ची सामग्री दिए गए हैं और उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
बहुत सारे सामग्रियों की चित्र जो दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ रोटी या चपाती की। तो रोटी और चपाती में हमें मुख्य रूप से दो पदार्थ की या दो कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी वह है? तो वह है आटा और जल। आटा और जल को मिला करके हम उसको आग पर पका लेते हैं, जिससे हमें रोटी या चपाती प्राप्त होती है। दूसरा चित्र यहाँ हमें दिख रहा है दाल के बारे में। तो दाल जो है हमारा मुख्य रूप से भोजन का भी एक आहार है। कच्ची दाल, इसमें हमको जो मुख्य रूप से आवश्यकता है वह है कच्ची दाल की, जल की, नमक, तेल या घी और मसाले की आवश्यकता है। इससे हमें दाल मुख्य रूप से प्राप्त हो जाती है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? तो आप कक्षा में यह चर्चा कर सकते हैं कि जो हम भोजन के व्यंजन यानी भोजन बनाने में जिस जिस व्यंजन का या संगठक का हम प्रयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। तो चलिए आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाने वाली सामग्री जितनी भी है वह कहाँ से और किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत चलिए हम आगे जान लेते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत के अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। तो बात किया जा रहा है कि यहाँ फल और सब्जियाँ मुख्य रूप से कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो उनके कौन से स्रोत हैं। तो जो सामग्री हमें प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्रोत कहते हैं। तो स्रोत हमारे लिए एक मुख्य विषय है। तो फल और सब्जी जो हमें प्राप्त होते हैं उनका मुख्य रूप से स्रोत क्या है? तो उनके मुख्य रूप से स्रोत हैं पौधे। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। चलिए तो हम इसमें क्रियाकलाप 3 जान लेते हैं कि क्रियाकलाप 3 हमें किस प्रकार बताता है, क्या किसके बारे में बताता है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्रियाकलाप 3 के बारे में। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती की जा रही है और खेती में आप देख सकते हैं कि जितने भी धान या गेहूं के जो पौधे होते हैं उसे क्यारी में पंक्ति के रूप में लगाया गया है। और आगे देख रहे हैं कि ये सामान ढोने के लिए हमें एक बैलगाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ हम पंक्ति देख लेते हैं। सारणी 1.3 पंक्ति क्या है? खाद्य व्यंजन संगठक जिससे बने होते हैं तथा उनके स्रोत। तो हमें मुख्य रूप से जो इडली है वह कच्ची सामग्री इडली का क्या है? तो इडली का कच्ची सामग्री जो है वह चावल है, उड़द की दाल है, नमक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं चावल जो हमें है धान की, जो धान खेत में बोए जाते हैं उनसे हमें चावल प्राप्त होते हैं और चावल को हम पीस करके उससे इडली बनाते हैं। और इडली बनाने में हमें उड़द की दाल की आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से जो चावल है वे हमें किससे प्राप्त होते हैं? उनके स्रोत क्या हैं दोस्तों? उनके स्रोत हैं पौधे। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं चिकन करी की। उसी प्रकार हम बात करते हैं चिकन करी की। चिकन करी के जो कच्चा सामग्री है वह है चिकन, मसाला, तेल या घी और जल। तो इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों? चिकन हमें तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन मसाला, घी, तेल, जल ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तेल, घी,
मसाला ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो ये हमें या तो जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं या पौधे से भी प्राप्त होते हैं। तो ये जंतु और पौधे भी हो सकते हैं। इसके बाद हम अगला जो है हमारा वह है खीर। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि खीर किस प्रकार बनाया जाता है। तो बात किया जाए खीर के बारे में, तो खीर की जो कच्ची सामग्री है वह है दूध, चावल, चीनी। तो इनकी कच्ची सामग्री जो है, दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होती है और चावल हमें पौधों से प्राप्त होती है। चीनी जो है गन्ना, चुकंदर आदि ईख से बनाया जाता है या चुकंदर से बनाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का भी नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो दोस्तों सोचिए कि कुछ और भी जंतु का नाम आप सोचकर यहाँ पर बता सकते हैं जो दूध देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो हम यहाँ बात करेंगे भोजन के रूप में पौधे के भाग को हम किस प्रकार खाते हैं, उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं, और जंतु उत्पाद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तो कभी तना को तो कभी पुष्प को भी भोजन के रूप में हम खाते हैं। तो दोस्तों कुछ पौधों के तो हम तना खाते हैं, कुछ पौधों के पत्तियों को खाते हैं भोजन के रूप में, और कुछ पौधों के जड़ों को खाते हैं, और कुछ पौधों के फलों को भी भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जिनके दो भाग को हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आप दोस्तों देखे होंगे चना का आप पौधा तो देखे होंगे। चना का जो पौधा होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सबसे पहले उसके पत्तियों को, उसको जो टहनियाँ होती है मतलब शाखाएं होती है, उसको तोड़ करके हम साग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और बाद में उसको चना के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें जो चना प्राप्त होती है उसे भी हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक पहेली आया है, एक पहेली देख लेते हैं। पहेली जानना, यहाँ पहेली क्या कह रही है? पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन के पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत हैं। तो क्या यहाँ हमारे भोजन का जो पौधा और जंतु है भोजन के रूप में जो दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई अन्य स्रोत हैं? तो चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ जान लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हम बात करते हैं पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के पत्तियों को खाते हैं, कुछ फलों को, कुछ फूलों को, कुछ जड़ों को, कुछ तनों को। इस प्रकार के पुष्प को भी भोजन के रूप में हम खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए दोस्तों। आप इस चीज़ को घर में बैठ कर के बनाने का प्रयास करिए।
कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों। सरसों तो आपने दोस्तों देखा ही होगा। सरसों के बीजों को तो हम तेल के रूप में प्राप्त करते ही हैं, एवं इनकी पत्तियां का उपयोग, जो मुलायम मुलायम पत्तियां होती है, उनका उपयोग हम साग बनाने के लिए किया जाता है, करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो दोस्तों और भी ऐसे अनेक पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भागों को हम खाते हैं। तो वैसे पौधों को आप अपने कॉपी में नोट करिए, सोचिए और उसको कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को देख लेते हैं। क्रियाकलाप 4 है, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन घटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करिए। तो चलिए सारणी 1.4 को हम यहाँ देख लेते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग। तो ध्यान देंगे यहाँ बैगन का भरता, किसके बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों? बैगन के भरता। तो इसके संगठक या स्रोत जो हैं इसके कौन कौन से हैं? तो ये हैं बैगन, मिर्च मसाले के रूप में, और इस पौधे के जो संगठक देता है वह क्या देता है? फल। ये किस भाग को हम खाते हैं? इसके किस भाग को हम खाते हैं? तो ये फल वाले भाग को हम खाते हैं। उसी प्रकार तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधों से आप किस चीज़ को आप खाते हैं? तो उसके बीजों को खाते हैं। बीजों को पीस लेते हैं जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, और हम उसको बीजों को भी खाते हैं। और उसके कई ऐसे भी हैं जिनके हम बीजों को खाते हैं। जैसे बात कर लिया जाए मूंगफली की, तो मूंगफली के बीजों को हम खाते हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ चना का 2 भाग को लिया गया है। एक जो है आपको फूला हुआ चना है और उसको अंकुरन के बाद अंकुरित किया गया है। तो ये किस प्रकार किया गया है? तो दोस्तों ये आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप चना को पानी में कुछ समय तक भिगो दें और रहने दें। इसके बाद उसको पानी से छान कर निकाल करके उसको एक गीला कपड़ा में बांध दें, और अगले दिन आप देखिएगा तो आपको चना में से अंकुरन निकला हुआ रहेगा। ये खाने योग्य अंकुरन होते हैं। आप खाएं, ये आप अंकुरित चना खाइए जो आपको बहुत अधिक पौष्टिक देगा। चलिए हम बात करते हैं अपने आसपास के अनजान पौधों को यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है कि नहीं। यहाँ पर एक सतर्कता दी गई है कि अपने आसपास के कोई भी पौधों को परीक्षण करने के लिए खाने का प्रयास न करें। ये खाने योग्य हैं, ये आप कभी नहीं देखें अनजान पौधों के पत्तों को। कभी कभी अनजान पौधे विषैले भी हो सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप 5 की बात किया जाए तो क्रियाकलाप 5 क्या कहता है? यहाँ ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर 2 तरह के मूंग का चित्र दिख रहा होगा। एक सूखा हुआ मूंग है और एक दूसरा अंकुरित मूंग है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे हुए बीज लीजिए। अब इनसे कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल की पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे दोस्तों कि बीजों के कुछ परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिलेगा। क्या देखेंगे कि बीज से छोटी छोटी संरचना बीज के बाहर निकल रही है। तो यह क्या होता है? यह जो आपको होता है बीज का अंकुरन होता है। आप देखेंगे कि बीज के बाहर छोटी छोटी संरचना निकल रही है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इसे हम कहते हैं अंकुरित बीज। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं
और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरन दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? दोस्तों, आपको यह एक रोचक जानकारी प्राप्त होगी कि शहद भी जो है आपके खाने का एक भाग है। तो ये कहाँ से आते हैं, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी के छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद को भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मधुमक्खियाँ जो है शहद अपने भोजन के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन हम उसके भोजन को क्या करते हैं? खाते हैं। आगे हम जानेंगे जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, या फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपको पालतू जानवर क्या खाया करते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास या अपने घर में पालतू जानवर पालते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, तो आपको ये ज़रूर ज्ञात होगा कि वे क्या खाते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखे हैं? तो दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो आप देखने का प्रयत्न कीजिए। चलिए हम देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप छो। हमारा क्रियाकलाप छो कहता है, अब चित्र देख सकते हैं गिलहरी जो है अपने भोजन को किस प्रकार खा रही है। क्रियाकलाप छो है, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी आप ध्यान से देखिए। सारणी 1.5 जंतु और उनके भोजन। तो यहाँ कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और उनके खाए जाने वाला भोजन कौन कौन से है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिया गया है और कुछ आप इसको समझकर या इधर दोस्तों से या अपने विद्यालय से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं भैंस। भैंस जो है वह क्या खाती है? तो वह घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती, क्योंकि भैंस जो है शाकाहारी होती है तो ये सब सामग्री खाती है। बिल्ली क्या खाती है? तो बिल्ली छोटे छोटे जंतुओं, पक्षी को खाती है और दूध पीती है। चूहा, दोस्तों चूहा क्या खाती है? तो चूहा अनाज खाती है जैसे धान, गेहूँ आदि, ये सब अनाज चूहा खाती है। शेर दोस्तों क्या खाती है? तो शेर मांसाहारी है, तो ये जीव जंतुओं को मार करके खाती है, छोटे छोटे जैसे हिरन हो गया, और भी अनेक जीव जंतुओं को जंगलों में शिकार करती है और खाती है। शेर, बाघ भी वहीं खाती है जो शेर खाता है, मांसाहारी जंतु ये भी है। मकड़ी दोस्तों क्या खाती है? मकड़ी अपने जाल में कीट पतंगों को फंसा करके खाती है। छिपकली भी है जो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। गाय, दोस्तों गाय क्या खाती है? तो गाय एक शाकाहारी जानवर है। यह घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि ये खाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य क्या खाता है दोस्तों?
तो मनुष्य जो है आपको जीव जंतुओं को भी खाता है और ये अनाज भी खाता है। तो मनुष्य जो है सभी को खाता है, जीव जंतु भी खाता है और अनाज भी खाता है। उसी प्रकार बात किया जाए तितली क्या खाती है दोस्तों, तितली क्या खाती है, तो तितली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। उसी प्रकार कौवा भी जो है चूहा या छोटे छोटे जीव जंतु या तो ये अनाज भी खाती है। और अन्य आपको कोई और भी जीव जंतु जो है आप इस तरह बना सकते हैं और वह क्या क्या सामग्री खाती है इसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए दोस्तों, आप ध्यान से सारणी 1.5 देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर यह जान चुके हैं कि जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं उन जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में हम रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इस प्रकार के जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो दोस्तों अभी अभी आपने जाना है कि जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं वह कौन है, तो वह मनुष्य है। इसी प्रकार और भी जीव जंतु हैं जो दोनों को खाते हैं, तो उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो दोस्तों हम सारणी 1.6 देख लेते हैं कि किस प्रकार वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाकाहारी जंतु के लिए अलग श्रेणी बनाया गया है और मांसाहारी जंतुओं के लिए अलग श्रेणी और सर्वाहारी के लिए अलग श्रेणी बनाया गया है। तो यहाँ पर हम एक एक उदाहरण भी आपको दिया गया है। इसी प्रकार और भी आप उदाहरण जानकारी प्राप्त करके इकट्ठा करके यहाँ पर और भी जानकारी लिख सकते हैं। तो शाकाहारी कौन है दोस्तों? गाय। उसी प्रकार मांसाहारी शेर। सर्वाहारी कौन है दोस्तों? कौवा। सर्वाहारी और कौन है दोस्तों? तो मनुष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही है। मिलते हैं इससे अगले चैप्टर में एक नए अध्याय के साथ। और तो बस रहने देते हैं इस चैप्टर में।